हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। बेसिकली हमने 5 हार्मोन की बात की थी, उन्हीं को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सिन हार्मोन। तो ध्यान रखना, डिस्कवरी हम पहले ही कंपैरेटिव कर चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बेटा कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ये वीकली एसिडिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वीकली एसिडिक हार्मोन है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, और ऑक्सिन हार्मोन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन, सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन एंड बोथ मतलब जो नेचुरली भी मिलते हैं और सिंथेटिकली भी उनको सिंथेसाइज किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो वो है बेटा एंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में IAA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एंडोल एसिटिक एसिड। एंडोल एसिटिक एसिड को यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सिन भी कहा जाता है। यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सिन। ठीक है, अब इसका प्रिकर्सर क्या है? इसका प्रिकर्सर दिया हुआ है बेटा, एंडोल एसिटिक एसिड सिंथेसाइज होता है एक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान से। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में TRP से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 लेटर जो एब्रीविएशन होती है। इससे आपका क्या सिंथेसाइज होता है? इंडोल एसिटिक एसिड। एक्चुअल में इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो होता है इसका प्रिकर्सर कौन है? ट्रिप्टोफान है। ठीक है, एक अमाइनो एसिड से ये सिंथेसाइज होता है, तो उस प्रिकर्सर का नाम क्या है? ट्रिप्टोफान। तो ये तो था आपका नेचुरल हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक हार्मोन की। तो सिंथेटिक हार्मोन में हम बात करेंगे 2,4-D, 2,4,5-T, ठीक है, एंड NAA। इनकी फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ। 2,4-D क्या होती है? 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4,5-T की फुल फॉर्म होती है 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए बेटा। NAA होता है नैप्थलीन एसिटिक एसिड। नैप्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये है आपके सिंथेटिक ऑक्सिन। और अगर हम बात करें IBB, तो IBB आपको नेचुरल की कैटेगरी में भी मिलेगा और सिंथेटिक की कैटेगरी में भी मिलेगा। तो इट इज़ बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। इसकी फुल फॉर्म होती है एंडोल ब्यूटायरिक एसिड। एंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये होता है बेटा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। प्रिकर्सर हमने बात कर लिया कि इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर क्या होता है? ट्रिप्टोफान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक चीज़ आती है कि कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज कहाँ होता है। अगर हम बात करें इसके साइट ऑफ सिंथेसिस की, तो मेनली जो ऑक्सिन हार्मोन है ये ग्रोइंग अपाइसिस में सिंथेसाइज होता है। किसमें सिंथेसाइज होता है? ग्रोइंग अपाइसिस, मतलब ग्रोइंग एपेक्स जो है वहाँ पे सिंथेसाइज होता है, जैसे कि रूट टिप एंड शूट टिप। रूट टिप एंड शूट टिप। ठीक है, इसके अलावा लीफ प्राइमोर्डिया में भी सिंथेसाइज होता है। तो जो भी ग्रोइंग अपाइसिस है वहाँ पर उनके टिप पार्ट के ऊपर किसकी सिंथेसिस होती है? ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन अगर हम देखें, ऑक्सिन की मूवमेंट कैसे होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। स्टेम के अंदर ऑक्सिन की मूवमेंट होती है बेटा बेसिपिटल, बेस की तरफ, टिप से बेस की तरफ जाता है। स्टेम में कैसी होती है? बेसिपिटल होती है।
और रूट में होती है बेटा एक्रोपेटल। ठीक है, जैसे ध्यान से देखना, ये हमारा शूट का टिप है और ये हमारा रूट का टिप है। तो टिप पार्ट पे सिंथेसाइज होता है, तो इससे तो पीछे की तरफ जाएगा और इसमें नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ दिख रहा है हमें और इसमें नीचे की तरफ। तो स्टेम के अंदर, क्योंकि स्टेम का टिप पार्ट सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे है, तो इसमें तो बेसिपिटल आएगा, और रूट का टिप पार्ट क्योंकि सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे है, तो इसमें क्या जाएगा, एक्रोपेटल पोजीशन। अब ये मूवमेंट ऑक्सिन किसके थ्रू करता है, वस्कुलर टिश्यू के अराउंड जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं, ये सेल टू सेल इन पैरेनकाइमा सेल के थ्रू मूवमेंट करता है। किसके थ्रू मूवमेंट करता है, पैरेनकाइमा सेल्स के थ्रू मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आता है इसका बायो एसे टेस्ट। बेटा बायो एसे टेस्ट का नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो बायो एसे टेस्ट, एक्चुअल में बायो एसे टेस्ट होता क्या है, तो ये क्या होता है बेटा, क्वांटिटेशन ऑफ biologically active substance, biologically active substance, quantitation of biologically active substance, ठीक है, by monitoring its effect on, by monitoring its effect on लिविंग मैटर। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी क्या इफेक्ट डालती है, उसका क्वांटिटेशन हमें करना है, तो वो हमें पता लगाना है। तो उसके लिए अलग अलग क्वांटिटी में इसको हम देते हैं और इसका इफेक्ट नोटिस करते हैं लिविंग मैटर पे। तो इसके लिए ऑक्सीजन के क्वांटिटेशन के लिए हमने 2 बायो एसिड टेस्ट बड़े फेमस है, बल्कि एक ही सबसे ज़्यादा फेमस है, एवेना कर्वेचर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, एवेना कर्वेचर टेस्ट, और दूसरा है रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट, रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। ठीक है, एवेना कर्वेचर टेस्ट एंड रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं हार्मोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फंक्शन ऑफ द हार्मोन। बेटा एक से ध्यान से सुनना मेरी बात, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो चीज़ प्लांट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। एक तो आपके ट्रॉपिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट, इन तीनों में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने डिफरेंस की फॉर्म में भी, टेबुलर फॉर्म में भी इनको लिखवाया है। ये आपके एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होती है, सीजमोनास्टी हम नोटिस करते हैं टच मी नॉट प्लांट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट हार्मोन के फंक्शन। जो ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। प्लांट हार्मोन्स में से क्वेश्चन आता है तो मोस्टली फंक्शन का ही आता है। वैसे भी आपके सिलेबस में फंक्शनल पार्ट ही दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट हार्मोन में। और ग्रोथ मोमेंट की अगर हम बात करें या सिंपली प्लांट मोमेंट्स की अगर हम बात करें, जिसमें हमने 2 तरह की मूवमेंट पढ़ी थी, तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, और उसमें सेंसिटिव प्लांट की मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज करनी है और इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देना है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फंक्शंस पर हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो आपकी एनसीईआरटी ने भी दिया है वो फंक्शन है सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट वाला जो फंक्शन है ना बेटा, इसका ये मोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटी है ऑक्सीजन की। इट इज मोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट में को जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन अकेला नहीं देते हैं हम कभी भी, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन रेशो दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन रेशो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
तो एक्चुअल में अगर हम किसी सॉल्यूशन में ऑक्सीजन डाल देते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, उनकी सेल्स की एनलार्जमेंट कराता है। क्या कराता है, सेल को एनलार्ज कराता है, ठीक है, सेल एनलार्जमेंट कराता है, ठीक है। हालांकि स्टेम के केस में इनकी जो कंसंट्रेशन इफेक्टिव होती है, शूट के केस में जो कंसंट्रेशन इफेक्टिव होती है वो मोस्टली होती है 10 ppm या इससे ज़्यादा की कंसंट्रेशन। रूट के केस में कम कंसंट्रेशन चाहिए होती है। रूट के केस में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इफेक्टिव होती है 0.001 पार्ट्स पर मिलियन के केस में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा सेल एनलार्जमेंट क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ कि सेल एनलार्जमेंट एक्चुअल में होता क्यों है। तो ऑक्सीजन क्या कराता है, एक तो सॉल्युबलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉल्युबलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को सॉल्युबलाइज करा देता है, ठीक है। तो उनकी अवेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लूजनिंग ऑफ वॉल माइक्रोफाइब्रिल्स, लूजनिंग ऑफ वॉल माइक्रोफाइब्रिल्स। अब वॉल के माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो लूज हो जाएंगे तो वॉल को इलोंगेट करना, नए वॉल मटेरियल को डिपॉजिट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ मोर वॉल मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा वॉल मटेरियल की सिंथेसिस कराता है, ठीक है। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ताकि न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सेल की एनलार्जमेंट में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, सेल एनलार्जमेंट की अगर हम बात करें तो शूट में और रूट में इनका इफेक्ट अलग अलग आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। स्टेम में तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट प्रोमोट सेल एनलार्जमेंट, ये सेल एनलार्जमेंट को प्रोमोट करता है। और यही कारण है कि स्टेम क्या होती है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, ठीक है। जबकि रूट के केस में ऑक्सीजन क्या कराता है बेटा, उनके केस में ऑक्सीजन इनहिबिट सेल एनलार्जमेंट, उनके केस में सेल एनलार्जमेंट को ऑक्सीजन इनहिबिट करता है। और इसकी वजह से रूट जो होती है ना बेटा, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है आपको 10th लेवल पे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ये सेल एनलार्जमेंट कराता है, ठीक है। ये इसकी मोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटी होती है, दे ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल। सेल एनलार्जमेंट का मतलब क्या है कि ये सेल की ग्रोथ कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, इसको ध्यान से करना, मोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम बात करें तो वो आता है रूट इनिशिएशन। अब जैसा कि मैंने बताया ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो दिया जाता है टिश्यू कल्चर में। जब हम प्लांट के एक छोटे से हिस्से से पूरा प्लांट बनाते हैं और वो भी उसकी मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं, तो उस कल्चर मीडिया में जब हम ऑक्सीजन डालते हैं तो ऑक्सीजन उन स्टेम की कटिंग्स में जो हमने एक्स प्लांट के तौर पर यूज़ किया है, जो टिश्यू हमने यूज़ किया है नए प्लांट को बनाने के लिए, उसके अंदर रूटिंग की फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से। तो रूट इनिशिएशन का काम कौन कराएगा, स्टेम कटिंग में। किसमें बेटा, स्टेम कटिंग में। एक स्टेम कटिंग के अंदर जिसको हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से ग्रो कराना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर हमें रूटिंग करानी हो तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, ऑक्सीजन की। ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो शूटिंग पहले कराता है। क्या कराता है, शूटिंग पहले कराता है। क्योंकि आपको पता है कि जब ये प्लांट, क्योंकि ये एक्स प्लांट के तौर पर यूज हो रहा है, तो इसकी सेल्स परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। तो इनिशियली ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल में मॉडिफाई हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कैलस।
तो फिर कैलस से आगे क्या निकलना है बेटा, रूट और शूट निकलना है। क्या निकलना है, रूट एंड शूट की फॉर्मेशन किससे होनी है बेटा, कैलस से होनी है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो कैलस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी कौन कराता है, आपका ऑक्सिन हार्मोन कराता है। ध्यान देना, कैलस को प्रोलिफरेट तो कौन कराएगा, साइटोकाइनिन। आगे हम बताएंगे प्रोलिफरेट करने का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसका साइज बढ़ाएगा। वो काम तो कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है, क्योंकि वो सेल डिवीजन कराता है। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, कैलस डिफरेंशिएशन करता है। क्या करता है, कैलस डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली टिश्यू कल्चर के अंदर जो हम ऑक्सिन यूज़ करते हैं वो मोस्टली या तो हम नैप्थलीन एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं या फिर इंडोल ब्यूटायरिक एसिड यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा इसका आता है रेस्पिरेशन। ऑक्सिन जो है ये रेस्पिरेशन को भी स्टिमुलेट करता है, जो कि एक्टिव प्रोसेसेस के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेन ऑक्सिन का जो इफेक्ट आता है एक और आता है, वो होता है बेटा एपिकल डोमिनेंस। अब सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना जरूरी है कि एपिकल डोमिनेंस है क्या, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि एपिकल डोमिनेंस के इफेक्ट क्या आएंगे, और इस नॉलेज को हम कमर्शियली कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी प्लांट में उसका टिप पार्ट प्रेजेंट है, कैसा पार्ट प्रेजेंट है, टिप पार्ट, तो टिप पार्ट में ऑक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस होती है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्रोइंग अपाइसिस पे प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअल में जब तक टिप पार्ट रहता है तो वो लेटरल ब्रांचेस को इनहिबिट करता है, उनको ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने देता है। मतलब लेटरल ब्रांचेस में ग्रोथ, या हम कह दें एक्सिलरी बड जो होती है ना, जो आगे जाकर के लेटरल ब्रांचेस बनाती हैं, उनकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है। जब तक एपिकल टिप वाला पार्ट प्रेजेंट रहेगा तब तक लेटरल साइड में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। मतलब डोमिनेट कौन करता है, एपेक्स डोमिनेट करता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्या कहते हैं बेटा, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल बर्ड डजंट अलाउ स्प्राउटिंग ऑफ नियर बाई बर्ड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, ऑक्सिन की। और नेचुरल ऑक्सिन कौन सा होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। तो हम ये भी बोल सकते हैं इंडोल एसिटिक एसिड की हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से वो लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब इस एबिलिटी को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हैज मेकिंग में। कैसे, जो गार्डनर हमारा हैज मेकिंग करता है वो क्या करता है बेटा, इसके टिप को कट कर देता है। इस स्टेप को हम कहते हैं डीकैपिटेशन। क्या कहेंगे बच्चे, डीकैपिटेशन। वो कैप को रिमूव कर देता है। अब कैप रिमूव हो जाएगी तो ब्रांचेस की ग्रोथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हैज मेकिंग में इस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं। हालांकि एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करने के लिए हम प्लांट को डीकैपिटेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डीकैपिटेट। एक हमने पहले भी पढ़ा है, प्लांट मूवमेंट जो होती है। ठीक है, डिस्कवरी में भी हमने पढ़ा था। क्या, प्लांट मूवमेंट में हमने क्या देखा कि अगर हम कॉलियोप्टाइल को, कॉलियोप्टाइल क्या होता है, मोनोकोट में प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उनके टिप के ऊपर, इसके ऊपर यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट को डालते हैं, तो हमने क्या नोटिस किया कि ये जो टिप पार्ट है ये लाइट की तरफ बेंड हो जाती है। फिर इसका रीज़न भी एनसीईआरटी ने बताया कि एक्चुअल में टिप में क्या सिंथेसाइज होता है, ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। और जब हम यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट को डालते हैं तो ऑक्सिजन डिफ्यूज कर जाता है। किस तरफ डिफ्यूज कर जाता है, शेडेड साइड में। किस तरफ, शेडेड साइड में। अब क्योंकि वो डिफ्यूज कर गया शेडेड रीजन में, लाइट रीजन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। और आपको पता है ऑक्सीजन क्या कराता है, सेल एनलार्जमेंट। तो एनलार्जमेंट कहाँ ज़्यादा होगी, शेडेड साइड में। इसलिए टिप पार्ट किधर बेंड कर जाएगा, लाइट की तरफ, क्योंकि आगे वाला पार्ट कम ग्रोथ कर रहा है और पीछे वाला पार्ट ग्रोथ क्या कर रहा है बेटा, ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न भी यही था आपका। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है
इनहिबिशन ऑफ एब्सिसन, इनहिबिशन ऑफ एब्सिसन। बेटा सबसे पहले तो देखो एब्सिसन होता क्या है। जैसे प्लांट का कोई लीफ है, ठीक है, ये लीफ अभी बूढ़ा हो गया है, दैट मीन्स ओल्डर हो गया है, इसकी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी कम होती जा रही है, तो प्लांट के लिए ये प्रोडक्टिव नहीं है। तो प्लांट क्या चाहता है कि इसको विदर ऑफ कर दे। तो अब इसको बाकी पार्ट से कैसे सेपरेट किया जाए, तो वो क्या करता है, इसके अंदर इस पार्ट में एक एब्सिसन लेयर बना देता है। एब्सिसन लेयर क्या करती है, इसको कट ऑफ कर देती है, इसकी न्यूट्रिएंट की सप्लाई को बंद कर देती है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है और ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, एब्सिसन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। अब इससे क्या होगा, जो प्री मैच्योर फॉलिंग हो रही थी, नॉर्मली तो ये जो एब्सिसन तब होता है जब आपका लीफ या आपका फ्रूट मैच्योर होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्री मैच्योर स्टेज में भी लीफ और फ्रूट अभी फंक्शनल थे लेकिन तो भी एब्सिसन बन जाता है। तो ये प्री मैच्योर जो फॉलिंग हो रही थी लीव्स की और फ्रूट्स की, उसको प्रिवेंट कर देता है। क्यों, क्योंकि एब्सिसन लेयर की फॉर्मेशन को ये इनहिबिट कर देता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, एक्चुअल में ऑक्सिन डबल बेनिफिट देता है। कैसे, प्री मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स की फॉलिंग को तो प्रिवेंट कर देता है, लेकिन प्रोमोट एब्सिसन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। ओल्डर एंड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं उनकी फॉलिंग को प्रोमोट करता है। कैसे, उनमें एब्सिसन लेयर की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट फंक्शन आता है फ्रूट ग्रोथ। ठीक है, ऑक्सिन जो हार्मोन है वो फ्रूट ग्रोथ को प्रोमोट करता है। ठीक है, फ्रूट ग्रोथ को क्या करता है बेटा, प्रोमोट करता है। आगे हम अगले हार्मोन में पढ़ेंगे कि वो जिब्रेलिन में हम पढ़ेंगे कि वो फ्रूट का नंबर बढ़ाता है, फ्रूट का साइज बढ़ाता है। ठीक है, एथाइलिन में हम पढ़ेंगे कि वो क्या कराता है, फ्रूट की राइपनिंग कराता है, फ्रूट का सिंक्रोनाइजेशन कराता है, लेकिन ये फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करता है। सारे मिलते जुलते पॉइंट है, इसलिए क्लियरली यहीं पे कंपेयर करके मैं आपको बता रही हूँ। साथ में एंडोल ब्यूटायरिक एसिड अगर हम स्प्रे कर दें तो ये फ्रूट्स में स्वीटनेस को बढ़ाता है, मीठापन बढ़ा देता है। ठीक है, स्वीटनेस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनके केस में सीड और फ्रूट तभी बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। दैट मीन्स दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें फ्रूट की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब फ्रूट फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, और मोस्टली ये फ्रूट सीडलेस होते हैं। कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। तो हम अगर अनपोलिनेटेड फ्लावर के ऊपर, ऐसा फ्लावर जिसका अभी पॉलिनेशन नहीं हुआ है, उसके ऊपर अगर हम इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटायरिक एसिड को स्प्रे कर दें तो वो प्लांट क्या करता है, फ्रूट की फॉर्मेशन कर देगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना देगा। लास्ट इसका फंक्शन आता है वीडिसाइड। वीडिसाइड मतलब ऐसे केमिकल जो वीड्स को किल करते हैं। वीड्स मतलब अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं। तो 2,4-D एंड 2,4,5-T, ये जो ऑक्सिन होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन, ये वीडिसाइड्स के तौर पर यूज होते हैं। खास करके 2,4-D की अगर हम बात करें बेटा तो ये डाइकोटिलिडनस वीड को किल कर देता है। कैसे वीड को किल कर देता है, डाइकोटिलिडनस। हालांकि इसका मोनोकोटिलिडनस वीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन डाइकोटिलिडनस वीड को ये क्या कर देता है बेटा, किल कर देता है।
अब मैं एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से ऑक्सीजन के जो मेन पॉइंट थे। सबसे पहली चीज़ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो है इसका फंक्शन। तो तीन फंक्शन आप बहुत अच्छे से याद रखना। एक तो इसका फंक्शन आता है सेल एनलार्जमेंट का, वो तो इसका फंडामेंटल फंक्शन है। दूसरा रूट इनिशिएशन ड्यूरिंग टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है। तीसरा एपिकल डोमिनेंस। ये इसके तीन मेन फंक्शन है। और एक मोमेंट का हमने पहले ही पढ़ लिया है, जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पर हमने ये भी बता दिया कि रूट जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्यों करती हैं और शूट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्यों करती हैं, उसके बारे में हमने बताया, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। खास करके इसका नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन एग्जांपल्स में आपको याद रखना है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम यूनिवर्सल ऑक्सीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम स्टडी करेंगे जिब्रेलिन्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।